देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, जिसमें पहला इनवर्स मेथड पढ़ रहे हैं, अगला पढ़ेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए इनवर्स मेथड में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, इसको देख लीजिए। यानी मीन्स हम इनवर्स का इसमें एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है। अभी इस जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसके बारे में हमको पता होना चाहिए है क्या। पहले हम इस पर डिस्कस कर लें, फिर आगे हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आपने पीछे पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी। यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा जो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हम सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं वो लाइन का नहीं पढ़ने जा रहे हैं, किसका पढ़ने जा रहे हैं? प्लेन का। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अभी आप आगे जब पढ़ेंगे प्लेन की इक्वेशन जनरल फॉर्म तो यही है, यही है, तीनों प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी मीन्स हम जो सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं वो प्लेन को, नाम इसलिए हम बता दे रहे हैं कि हमको ये पता होना चाहिए। अब आ जाइए जरा देखिए इसको ध्यान से, हम इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो हो क्या रहा है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये क्या नजर आ रहे हैं? कोफिशिएंट्स। और उसमें कितनी एंट्रीज हैं? 9। मीन्स क्या कि अब देखिए ये देखिए, ये देखिए मीन्स क्या कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स नजर आ रही है किसकी? कोफिशिएंट्स की, जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो जैसे हम ये लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू, कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं जरा समझिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसको पहचानिए क्यों ऐसा किया है हमने। अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स को इक्वल किया गया है और इस मैट्रिक्स को पहचानिए जो इज इक्वल टू है वो कॉलम मैट्रिक्स है। वो कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। और लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, ये भी कौन सा एलिमेंट है? ये भी कौन सी मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स है। भाई 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? जब उनके ऑर्डर सेम हो और क्या सेम हो? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये हमने ये ले लिया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ले ली। अब इसका कॉलम जब इससे इनटू हुआ है तो उसके रो के इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम यहां पे लिखने जा रहे हैं कैपिटल एक्स। इसको एक्स बोल दे रहे चूंकि वेरिएबल है इसलिए इसको एक्स बोल दिया। अब इसको पहचानिए, ये भी जो बचेगा रो क्या बचेगा? 3। ये देखिए 3 रो है और कॉलम कितना इसका? 1। मीन्स क्या? एक्स को क्या लेने जा रहे हैं? एक्स वाई जेड ये वेरिएबल के फॉर्म में लेने जा रहे हैं। पहचानिए ये क्या हो गया? 3 क्रॉस 1। जब इस ए से इंटू कर रहे हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट यही नजर आ रहा, बाकी नहीं, आगे इसमें कोई कॉलम ही नहीं है। क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको आना चाहिए। इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब बताइए ये देख लीजिए इसका इनटू, तो ऑर्डर क्या बचा? 3 क्रॉस, ये देखिए कॉलम रो के बराबर हो गया तो 3 क्रॉस 1। अब कुछ नहीं करना है, B इज इक्वल टू अगली मैट्रिक्स ले लीजिए। ये वेरिएबल की वजह से कैपिटल एक्स लिया, ध्यान रखिएगा, और कोई वजह से नहीं। क्या ले ले बोलिए? D1 D2 D3। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। जो गिवन इक्वेशन है उसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने जा रहे हो। क्या लिख दिया? Ax इज इक्वल टू क्या? D। ये Ax कोई और नहीं है, इसका एक ये क्या है? कॉलम है। B आपका ये है। दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। कब इक्वल होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। वही आपकी इक्वेशन बनने जा रही है। कोई डाउट हो बताइए। तो इक्वेशन को मैट्रिक्स में चेंज करना समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ रटना नहीं, आप पूरा करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से करेंगे। अब बताइए हमें सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो फिर इंटरेस्टिंग आ गया, एक्स यही निकालना है। तो हमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ए। तो क्या करें? दोनों तरफ ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दें।
पीछे आपने बहुत रिजल्ट में किया, याद आ रहा नहीं आ रहा? तो वही कर दीजिए और जैसे प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू, यहां सिंगल मैट्रिक्स है तो आप ऐसे कर लीजिए। अब एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी ये क्या हो गया, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स बी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यही रिजल्ट लोग यूज करते हैं। आप क्या करिएगा, बोर्ड में पूरा करिएगा, 2 स्टेप आगे बढ़ जाएगा। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ए इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, भाई पढ़े ये तो देखिए इनवर्स यूज हो रहा कि नहीं हो रहा। बी तो आपको गिवन ही है, एक्स आपने तो लेट ही कर लिया है, बी भी लेट कर लिया, बचा क्या, इनवर्स, इसीलिए इसको हमने इनवर्स मेथड बोल दिया, इसी वजह से बोला है, क्योंकि सब कुछ एक्स आपने लेट कर लिया है, बी भी लेट कर लिया है, तो बचा कौन, ए इनवर्स, बाद में इंटू कर ही लेंगे। अब यहां पर देख लीजिए, अगर हम कैपिटल एक्स की वैल्यू, ये कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स को लिख दें क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या, बी अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चाहे इसमें करिए डिवीजन, चाहे पूरे में करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप पढ़ ही चुके हैं, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारा रिजल्ट आ गया। लेकिन आप इसी से तब लिखेंगे, अब इस पर हम कुछ प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं इस भी आप पर, इसलिए इसको लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, इसको घर पे करिएगा, फिर हमको बताइएगा। इनवर्स निकालना आ ही गया है, कोई एक इक्वेशन उठा लीजिएगा, कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, और उसी को आपको ला करके 15 मिनट में लाना है। कैसे 15 मिनट लाना है ये आप समझेंगे, मुस्कुराइए नहीं, कैसे 15 मिनट में लाना है तो कहेंगे 10 मिनट को लेके आइए, इस कैलकुलेशन को 10 मिनट्स में लेके आइए, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। और कोशिश करिएगा बोर्ड में ये क्वेश्चन अगर आपके ऑप्शनल में चला जाए तो ज्यादा बेहतर, इसको इससे अवॉइड करिएगा सॉल्व करने से, ये ध्यान रखिएगा, ये ना करना पड़े। बोलिए कर लेंगे, ए इनवर्स निकालना आ ही गया है, और ये ध्यान रखिएगा ये तभी कारगर है जब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। मींस क्या, जो आपने मैट्रिक्स कोफिशिएंट से फॉर्म की है उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट, नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देखिए पहले हम आपको एक चीज जो हमको पहले बताना चाहिए तो हमने नहीं बताया, मिसिंग हो गया टर्म, वो पहले हम आपको बता दें तब आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास सोल्यूशन ऑफ जो लीनियर इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो जो लीनियर इक्वेशन होती है वो 2 तरह की होती है, एक होमोजीनियस, एक नॉन होमोजीनियस। जैसे आपने 2 वेरिएबल में पढ़ा है, वहां पे भी उसको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस बोल करके हम लोग क्या बोलते हैं, पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो ओरिजिन से पास करे वो होमोजीनियस कहलाती है। और जाहिर है अगर दोनों ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। और बल्कि हमने आपको होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री पढ़ाया है, और उसके दोनों इक्वेशन क्या आती थी, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x। अगर उनके सोल्यूशन की बात उसको होमोजीनियस के नाम से पढ़ाया है, वो दोनों कहां से पास करती थी, ओरिजिन से। उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या था, ओरिजिन था। तो अब यहां पर हम ये जो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, ये मिसिंग हो गया लीनियर इक्वेशन, तब हम आगे बात करने जा रहे हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, एक नॉन होमोजीनियस, दूसरी होमोजीनियस। जो हमने अभी सोल्यूशन लिखा है वो नॉन होमोजीनियस का है। उसकी पहचान क्या, जैसे वहां ओरिजिन था 0 0, भाई यही ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं, उसी से हम रिलेट कर रहे हैं। अगर 0 0 यहां पर आप 3 डायमेंशन में जाएंगे तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 0। जिस इक्वेशन को 0 0 0 सेटिस्फाई करे तो वो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस।
और जिसको 0,0,0 ना सेटिस्फाई करे तीनों को, वो क्या कहलाएगी? नॉन होमोजीनियस। वो सिस्टम ही नॉन होमोजीनियस का हो जाएगा। तो यहां पर अब उसी बिहाफ पर हम कह सकते हैं नॉन होमोजीनियस के लिए, यही दिमाग में रखिएगा, 0,0 यहां पे हम लिख दे रहे हैं, तब बात कर रहे हैं ये। इसको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, आपने होमोजीनियस इक्वेशन सेकंड डिग्री पढ़ा था, आपने देखा ही था कहां से पास कर रही थी? ओरिजिन से। तो इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है उनका? ओरिजिन पर। ओरिजिन सेटिस्फाई कर। तो अब अगर ओरिजिन तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करता है तो होमोजीनियस कहलाएगा। अगर ये नहीं सेटिस्फाई करता तो तीनों को क्या कहलाएगा? नॉन होमोजीनियस। भाई इतना ही दिमाग में रखना है। यानी ये पॉइंट जो है क्या होगा बोलो? सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई। और ये पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई। रिजल्ट क्या मिला? होमोजीनियस के लिए कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, हमेशा 0 होगा। नहीं सेटिस्फाई कहां होगा? जो लिखा है क्या, b1 a1x प्लस a2x लिखा था ना, हाँ, b1 b2 b3, ये क्या होगा? होमोजीनियस के लिए 0 होगा। और इसके लिए क्या होगा? उसकी लैंग्वेज में बोल दें, कांस्टेंट की लैंग्वेज में, एटलीस्ट वन कांस्टेंट टर्म b1 b2 b3 इज नॉन जीरो, एटलीस्ट वन। तो कंडीशन किस पे जाएगी? कितने कांस्टेंट टर्म है? 3। तो कंडीशन किस पे जा रही है? तीनों पर, यानी तीनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये हमको वेरी बिगिनिंग बताना था, लेकिन मिस हो गया, क्योंकि अब उसकी प्रॉपर्टी लिखने जा रहे थे तो ध्यान में आई बात, तो मिस हो गया। चलिए इसको फिलहाल नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। आइए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम पढ़ने जा रहे हैं, और किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस। और ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है वो उसी के लिए लिखा है। तो देखिए क्या है, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। मीन्स क्या? कंसिस्टेंट मीन्स होता है कि किसी इक्वेशन में सोल्यूशन का पाया जाना, एग्जिस्ट करना, कंसिस्टेंट कहलाता है। अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ध्यान रखिएगा, अभी हम उसको यूज करेंगे। अब क्या है, इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, जिस पे हमने लगाया था, यहाँ पे कंडीशन लगाई थी, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये then the system of equation is consistent and has unique solution given by a unique solution, इस हिसाब का निकल आएगा। अब आइए हम इसको आपको 10th की चीज से रिलेट कर दें। आपने वहां पढ़ा था यूनिक सोल्यूशन के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, इज इक्वल टू c1, कोई मतलब नहीं है, हम इज इक्वल टू c1 कर रहे, चूंकि यहाँ लिए है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू क्या? c2। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या थी? a1 by a2 is not equal to b1 by b2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो a1 b2 is not equal to a2 b1, एक तरफ ट्रांसफर कर लीजिए तो a1 b2 माइनस टाइम a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। जो लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहा हूं वो कोई और नहीं है, उन्हीं के कोफिशिएंट से फॉर्म होने वाला 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट है। इसीलिए जब आपने उसको सॉल्व किया होगा तो पीछे देखिए x अपॉन ये पैरेलल लाइन लिखी होगी, टर्म याद आ रहा नहीं आ रहा? वो डिटरमिनेंट का ही सिंबल है 2 रो 2 कॉलम के लिए। वहां पर सोल्यूशन का यूनिक होना किस पे डिपेंड कर रहा है? कोफिशिएंट पर। और वो क्या है? नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। एक्सप्रेशन 2 कॉलम के डिटरमिनेंट की वही चीज यहां पर है कि ये ए हमारा कोई और नहीं, जो तीनों इक्वेशन नॉन होमोजीनियस दी गई हैं उनके कोफिशिएंट से फॉर्म होने वाला क्या है? मैट्रिक्स है। और देखिए, और फिर बाद में क्या हो रहा? उसी को डिटरमिनेंट, ये देखिए डिटरमिनेंट में आया, नॉट इक्वल टू 0 लिखा। ये भी एक एक्सप्रेशन है, जैसे 2 रो 2 कॉलम के लिए था, तो मैंने आपको वेरी बिगिनिंग में बताया था 3 रो 3 कॉलम लिख के दिखाया था, याद आ रहा नहीं आ रहा? तो वही चीज है यहाँ पर। सिर्फ क्या हो रहा, वहां आपने 10 में पढ़ा, यहाँ पे 11 में फॉर्म बदल रहा है। वहां पर भी 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट ही यूज किया, लेकिन उसको बताया नहीं गया क्योंकि आपने पढ़ा नहीं था। यहां पर क्या जा रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके वही कोफिशिएंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लिख रहे हैं? नॉन जीरो। जिस तरीके से आप 2 रो 2 कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, 3 रो 3 कॉलम को भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना आप जानते हो, वही चीज है। ये चीज नहीं बदल रही, कॉन्सेप्ट वही है। क्या होने का बोलिए? यूनिक सोल्यूशन का, इसमें कोई बदलाव नहीं है। बात क्लियर हो गई?
इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला पॉइंट लिखें, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो अगले पॉइंट पे आइए। देखिए यहाँ पर हमने तीनों केस लिख दिया। सेकंड केस आप खुद ही समझ गए हैं। इफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 मींस a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, सब एक तरफ लेके आएंगे, वही दो रो दो कॉलम का डिटरमिनेंट 0 हो गया। एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, o नल मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को यूज करना न्यूमरेटर को, सब कुछ इसी पे सोल्यूशन हमारा यहीं से मिल रहा है। और वहां क्या लिखा था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, याद आ रहा ना, नो सोल्यूशन। वही यहाँ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स साथ आ गया, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, हैज नो सोल्यूशन। तीसरा भी देख लीजिए डायरेक्ट आप, वहां क्या था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 पर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन थे, इनफाइनाइट सोल्यूशन थे। चौरसिया बाबू झपकी आ गई है, आग झपक गई है बाबू, क्या हुआ, कुछ पढ़ गया इसलिए आग झपक गई, कोई बात नहीं, आप लोग बचा रही है कि आग में कुछ पढ़े ना। हाँ देखिए, इफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू क्या, o मीन्स वही a1 बाई a2 इज इक्वल टू, इससे तो वही बनी रहा, इज इक्वल टू c1 बाई c2 मीन्स क्या, ये भी o हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। दिख रहा, सही बताना, चलिए नोट कर लीजिए। फिर देखिए अगला केस पढ़ने जा रहे हैं, व्हेन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस, वही काम करिए, x इज इक्वल टू a इनवर्स b ही लिखिए, x कॉलम वाइज, कॉलम मैट्रिक्स है x y z, a इनवर्स 3 क्रॉस 3 रहेगा, b क्या है 0 0 0 कॉलम मैट्रिक्स, और जब a इनवर्स b से a इनवर्स को b से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बन गई नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स कॉलम बन गई, और x इक्वल टू एक्स वाई जेड है ही है कॉलम में, और फिर क्या आ गया 0 0 कॉलम में आ गया, x की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर कर लीजिए, y की वैल्यू z की वैल्यू। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाए तो इसी तरीके सॉल्व करिए जो भी हमने बताया, वही इक्वेशन x इक्वल टू। अब बताइए, अभी आपने क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, बाकी वहां पे कोई कंडीशन नहीं पड़ी, एज यूनिक सोल्यूशन वही आपने पढ़ा, भाई उसको दिया, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b आपको कॉलम मैट्रिक्स मिलनी ही मिलनी है, तभी सोल्यूशन होगा, इसलिए वहां कोई कंडीशन ही नहीं पड़ी। अब वही चीज यहां पर भी कोई कंडीशन नहीं पड़ रहा है, देखिए है ट्राइवल सोल्यूशन, और द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ओनली ट्राइवल सोल्यूशन। ट्राइवल सोल्यूशन मींस क्या, जिसको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े, 0 0 ओरिजिन से देख लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया कैसे सेटिस्फाई करा, दैट इज ओनली वन सोल्यूशन, जिसका नाम क्या है 0 0। बस समझ में आई कि नहीं आई, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए नॉन होमोजेनियस में हम लोगों ने इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में क्या पढ़ा था, बताइए भाई क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू o, तो वो तो नल मैट्रिक्स है ही है, तो o मिलेगा ही मिलेगा, वही कंडीशन आ गई, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इज इक्वल टू o, वो है ही हमेशा है, इसलिए पहले वाले में भी लिखने की जरूरत नहीं थी, वहां लिखा ही नहीं गया था। देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, दैट इज नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है। इक्वेशन होमोजीनियस लिख दी जाएगी, कहा जाएगा है नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन, तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू क्या है 0 है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें कोई डाउट हो बताइए। अब यहां पर चूंकि वो जो तीनों इक्वेशन है जिसका नाम हमने क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन दिया, लेकिन है क्या प्लेन, तीनों प्लेन कहां से पास कर रहे हैं, तो कभी पैरेलल हो सकते हैं, बोलिए, तो नो सोल्यूशन कंडीशन नहीं आएगी इसमें, बोलिए नो सोल्यूशन की कंडीशन इसमें नहीं आएगी। एक ही केस में आएगा कि इक्वेशन, अब बता दे रहे हैं, नंबर ऑफ इक्वेशन लेस हो देन द नंबर ऑफ वेरिएबल, अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन है और इक्वेशन 2 लिखी गई तो नो सोल्यूशन होगा। भाई ये तो पता, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन होनी चाहिए, तो एक ही कंडीशन अराइज होती है यहां पर, ये इसके लिए, बाकी नहीं। होमोजीनियस लिख दिया जाए, लिख लीजिएगा आप, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या हो, बोलिए, नंबर ऑफ इक्वेशन लेस हो देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तब नो सोल्यूशन हो गया, यही कंडीशन, इसके अलावा दूसरी नहीं।
क्योंकि वो पैरेलल है ही नहीं प्लेन। कहाँ से पास कर रहे हैं? ओरिजिन से। इस बात को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि भी आगे प्लेन पढ़ेंगे। कोई डाउट हो बताइए इसमें? समझ में आ गया? तो ये आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो गई। अब चूंकि जेईई मेन में, अब हम जेईई मेन की बात करने जा रहे हैं। जेईई मेन में के लिए उसमें क्वेश्चन लेंथी रहता है थोड़ा सा, बजाय इसको करने के हम प्रेफरेंस किसको देंगे? क्रैमर्स रूल को इक्वेशन सॉल्व करने का, जो डिटर्मिनेंट मेथड से है। किस मेथड से है? डिटर्मिनेंट। तो उसको हम आपको बता दे रहे हैं। जेईई मेन के लिए जरूरत पड़ेगी, एडवांस में भी यूज करिएगा। नोट कर लीजिए, आगे चल रहे हैं।